हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्त रैपिड रिवीजन आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको पता होगा, आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो रिएक्शंस आती है उसमें से क्वेश्चंस बहुत होते हैं, एसिड बेस की जो रिएक्शंस होती है। बट मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, नहीं, सारे टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। बट वो फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, वो तेजी से होगा। हाँ, इस पूरे सीरीज में आपको सभी चैप्टर के रैपिड रिवीजन देखने को मिलेंगे, सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, आगे भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। अब देखो, आपको रैपिड रिवीजन करना है तो भी आपको 1 पेज या 2 पेज का शॉर्ट नोट चाहिए। अब वो जो 1 पेज 2 पेज का आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन शॉर्ट नोट होगा ना, वो आपके बहुत काम आएगा। कम से कम आप रिएक्शन का फॉर्मूला तो लिखो, कम से कम आप रिएक्शन तो लिखो, थ्योरी मत लिखना। ऑब्वियसली आपके पास नोट्स तो है, आपको सिर्फ ये चाहिए कि कोई आपको रिवाइज करा दे, कोई आपको याद करा दे। तो वो काम मैं करने वाला हूं। मैं आपको उंगली पकड़ के ना सिर्फ याद कराऊंगा ना, आपको कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है या क्या अप्रोच आपको रखनी है, ये भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। ठीक है ना। और जिसको डिटेल लेक्चर चाहिए, वो भी हमारे चैनल पे डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो एसिड बेस एंड सॉल्ट का। वहां मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके 2 पार्ट में इसका रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन आपको वहां मिल जाएगा। यहाँ हम सिर्फ एक ही लेक्चर में, सिर्फ एक लेक्चर में ही पूरा रैपिड रिवीजन कर देंगे, वो भी अंडर 30 मिनट्स। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, मुझे थोड़ा सा तेज पेस पे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहली माफी चाहता हूं अगर किसी को लगे कि मैं तेज भाग रहा हूं, बट ये रैपिड रिवीजन है दोस्त, इसमें ऐसा ही होगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हमें एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है। तो अब आप मुझे ये बताओ, एसिड और बेस क्या होते हैं? तो आपको पता होगा, अगर मैं टेस्ट में पूछूं तो देखो, एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है, एकदम सॉर टेस्ट होता है ना। और बेस का टेस्ट बिटर होता है। लेकिन इससे तो आप बता नहीं पाओगे। अब हर बार आप थोड़ी ना टेस्ट करके देखोगे। अरे कुछ एसिड ऐसे हैं वो इतने कोरोसिव है, वो खत्म कर देंगे, जीभ जला देंगे। तो फिर ये वाला काम तो खत्म हो जाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे? सपोज करो कोई सॉल्यूशन है, अब वो एसिडिक है या बेसिक सॉल्यूशन है, ये कैसे बताएंगे? आपने कहा हाँ यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हमें ये पता चल जाए सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है तो काम बन जाए, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती है। मैं आपको टेक्निक्स इंडिकेटर्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन सबसे बेसिक क्या है? लिटमस पेपर, वो तो सबको पता है। आपने लिटमस पेपर टेस्ट तो किया ही होगा। लिटमस पेपर डालो पानी में, अगर वो ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तो एसिडिक, और अगर वो रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। यही होता है ना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन था, इसमें मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला। नीचे देखो, जैसे ही ये इसके संपर्क में आया सॉल्यूशन के, ये रेड हो गया ना। अब इसने अपना कलर चेंज किया रेड में, तो यानी एसिड है। और बेस में क्या करते हैं, हम रेड वाला डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। मतलब जो ब्लू हो जाए वो क्या है? बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। और जो रेड हो जाए वो एसिड है। ठीक है ना। तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम। एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये और एक आर्हेनियस का एक प्रिंसिपल है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें से क्वेश्चन आते आते हैं। देखो, एसिड्स हैव सो टेस्ट, बच्चे बच्चे को पता है। एसिड क्या करते हैं? मतलब लिटमस पेपर जब डाल देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, वो क्या करता है? ब्लू से रेड में चेंज होता है। अब एक बात आती है, दे गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बताया था हमें आर्हेनियस ने। किसने बताया था? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने बताया था, अगर हम किसी सॉल्यूशन में देखें तो जो भी हमारे H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं? वो बेस होते हैं। वाटर को देख लो ना, अगर आप वाटर, तो H2O होता है। ठीक है, वो टूटता है H पॉजिटिव OH निगेटिव में, तो उसी से आर्हेनियस ने बताया था। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ वीक एसिड, कुछ कंसंट्रेटेड एसिड है, कुछ डाइल्यूट एसिड है। अब ये आपको याद होनी चाहिए। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 याद कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों। और वीक एसिड में आप ये याद कर लो, कौन कौन से? एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, मोर अमाउंट। अब देखो, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज करो, ये मेरी
पानी की बोतल है। अब इसमें अगर मैं इतना सारा तो पानी भरा हुआ है इसमें, अगर मैं जितना बचा हुआ है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है एक ढक्कन के बराबर जगह, इसमें अगर मैं एसिड डाल दूंगा तो यहाँ पर देखो पानी की मात्रा ज्यादा है और एसिड की मात्रा कम है, तो ये क्या होगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। अब अगर सपोज करो ये जो इसके अंदर बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी जगह इतना ही मैं एसिड लूं और इतना सा इसमें पानी डालूं, तो एसिड ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड ज्यादा है और पानी कम है, और डाइल्यूट उसका उल्टा है जिसमें पानी ज्यादा है और एसिड कम है। ठीक है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को समझना, एसिड को समझ लिया तो बेस तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। अरे ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या होता है, एकदम बिटर होता है, वो क्या है, हमारे बेस है। इसका सोपी टेस्ट भी होता है वैसे, क्योंकि साबुन में आपको बेस मिलता है। अब आप कहोगे कैसे, अरे उसमें NaOH होता है ना, NaOH एक बेस होता है। अब आगे आप पढ़ोगे ना, जब क्लास 11th 12th में आओगे तो आप समझ पाओगे, कॉस्टिक सोडा के बारे में आप और ज्यादा पढ़ोगे। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस शायद आपका आएगा आगे, तो वो भी आप पढ़ोगे। ठीक है ना, और ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू में चेंज होता है, मतलब लिटमस पेपर सॉल्यूशन में जाके रेड टू ब्लू हो जाता है। और ये कौन से आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लो, NaOH और KOH। अब आर्रीनियस की प्रिंसिपल या आर्रीनियस की थ्योरी क्या थी एसिड और बेस के लिए, इसने कहा कि अगर किसी सॉल्यूशन में मुझे चेक करना हो कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो ये देख लो वो कौन से आयंस में टूटता है। जैसे सपोज करो अगर मैं इसके अंदर NaOH डाल दूं, क्या डाल दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो वो देखो उसके पास दो आयन है, एक तो Na पॉजिटिव है और एक OH निगेटिव है। NaOH के पास यही है ना, NaOH के पास एक तो Na पॉजिटिव और एक OH निगेटिव, तो ये वाटर में जाके कौन से आयन देगा, OH आयन देगा। और ये OH आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। अब अगर दूसरी तरफ मैं HCl ले लूं, क्या ले लूं, HCl ले लूं, HCl देखो टूटेगा H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। ठीक है ना, H पॉजिटिव Cl निगेटिव में। अब इसको मैं वाटर में डाल दूंगा तो ये क्या देगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा। सिंपल सी बात है, तो यानी कि ये क्या हो गया, मेरा एसिड हो गया। तो आप समझ गए ना बेस क्या है और एसिड क्या है, बस इतनी सी थ्योरी थी इसकी। अब एक क्वेश्चन आता है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट यूज बाय द एंट स्टिंग। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, याद करने वाला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखो एसिड प्रेजेंट कौन सा होता है एंट स्टिंग में, मैं आपको बता दूं फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH। ठीक है ना, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के बता दिया ना, फॉर्मिक एसिड का। अब इसमें अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे कि सपोज करो एंटेनेस्टिंग मार दिया यहाँ पर, अब मुझे क्या है, दिक्कत हो रही है, अरे दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, तो क्या करना होगा, तो उसमें कुछ हमें बेसिक डालना होगा। यानी कि मैं क्या डालूंगा, कुछ बेसिक में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद कर लो। ठीक है ना, अगर हम इसको डालते हैं तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट रिलीफ होता है या थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में देखो, अब देखो इंडिकेटर्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। देखो इंडिकेटर्स में आपको सीधे सीधे बता दूं, इंडिकेटर्स यूज होते हैं किस लिए, एसिड बेस को पहचानने के लिए बस, कि जो बता दे कि इंडिकेटर वही है जो बता दे कि एसिड है ये बेस है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कलर में चेंज हो रहा है, कलर चेंज होने के अलावा स्मेल में क्या चेंज हो रहा है, और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। मेनली कलर चेंज ही होता है, कि जैसे कि आप लिटमस पेपर को भी एक इंडिकेटर बोल सकते हो, उसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में डालने पर या तो ब्लू से रेड हो रहा है या रेड से ब्लू हो रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कि लिटमस पेपर से कि एसिड है या बेस है। अब इस इंडिकेटर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें से नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर में से सवाल आता ही आता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद करके चलने हैं। नेचुरल इंडिकेटर में से ही एक आपका होता है लिटमस पेपर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक फिनोफ्थिलीन आएगा, फिनोफ्थिलीन का क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पढ़ो, नेचुरल इंडिकेटर में इट्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, एग्जांपल लिटमस, रेड काबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजन प्लांट, टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं, जैसे कि आपके मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। देखो फिनोफ्थिलीन आपको अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
ऑल फैक्टर इंडिकेटर दी सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। अब ये सब बेकार है, ये टेबल देखो, जिसने टेबल याद कर ली ना उसका आधा काम आसान हो गया। देखो नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से हैं, चार। चार कौन कौन से, लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया प्लांट और टर्मरिक। इसमें टर्मरिक और लिटमस अच्छे से याद करो, इसमें से कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जैसे लिटमस अगर डालते हैं तो देखो इस तरफ एसिडिक, इस तरफ बेसिक है, तो एसिडिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा, ये हम देखेंगे। लिटमस हम अगर हम डालते हैं सॉल्यूशन में तो वो रेड हो जाता है, कब, जब वो एसिडिक होता है। और बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, तो यानी कि ब्लू हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। ऐसी रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट क्या करता है, जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिर वो रेड होता है और या फिर वो ग्रीन होता है। रेड आ रहा है इसका मतलब एसिडिक, ग्रीन आ रहा है मतलब बेसिक। ऐसी फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट में अगर सॉल्यूशन में डालने पर वो ब्लू आ रहा है तो वो एसिडिक है, और अगर वो पिंक आ रहा है, पिंक कलर में चेंज हो रहा है तो बेसिक है। और टर्मरिक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। टर्मरिक के केस में देखो क्या होता है, जब एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज ही नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ बेस के केस में, और बेस के केस में हल्का सा रेड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो एसिडिक के केस में नो चेंज, बेसिक के केस में रेड हो जाएगा। अब आते हैं सिंथेटिक में। सिंथेटिक में दो है, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। देखो फिनोल्फथलीन का सबसे आसान केस है, एसिड के केस में उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, एसिड के केस में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ बेस के केस में, और बेस के केस में क्या चेंज होगा, वो पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, फिनोल्फथलीन क्या करता है, सिर्फ एक चेंज करता है, पी फॉर फिनोल्फथलीन, पी फॉर पिंक, ऐसे याद कर लो। और एसिड के केस में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बेस के केस में चेंज होता है पिंक। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट केस है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज टेस्ट। इसमें देखो दो कलर आते हैं, रेड और येलो। अच्छा, ऑरेंज कलर किससे मिलके बनता है, रेड और येलो। इसको याद करने का तरीका यही है, ऑरेंज बनता है रेड और येलो से, और इसमें कलर भी दो आते हैं, रेड और येलो। रेड होता है एसिड के लिए और येलो होता है बेस के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। इसमें तीन चीज है, ऑनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ओनियन वाला केस और वेनिला एसेंस वाला केस याद करके चलो। ऑनियन में देखो, इसमें एक चीज आसान है याद करने के लिए, इसमें बेस में कुछ नहीं होगा, इन तीनों में बेस का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ऑनियन के केस में भी सिर्फ एसिड के केस में स्मेल मिल रही है, लेकिन बेस के केस में कोई स्मेल नहीं है। ऐसी वेनिला एसेंस में रेटेन रहेगी स्मेल कब, जब वो एसिडिक होगा, और अगर कोई स्मेल ना आए इसका मतलब बेसिक है। और ऐसी क्लोव ऑयल के केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ स्मेल रहती है, यहाँ पर स्मेल नहीं रहती है। तो ये जो ओल फैक्ट्री हमारे इंडिकेटर्स है, इसमें याद करने के लिए एक चीज अच्छी है कि बेसिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, कोई स्मेल ही नहीं आएगी। ठीक है ना, तीनों के केस में देखो स्मेल नहीं है, यानी जहां पर स्मेल है वो क्या है, वो एसिडिक है। ठीक है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है, अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ वन एन एसिड टू अ बेस इन टू सेपरेट बीकर्स, he forgot to label the solution was not available in the laboratory। ठीक है ना, देखो एक सॉल्यूशन है, ये ए सॉल्यूशन, ये बी सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऐसे भी मान सकते हो। उसने क्या था कि एक एसिड सॉल्यूशन लिखा और एक बेसिक सॉल्यूशन लिया। सपोज करो ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ये एसिडिक सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन था। अब उसने क्या किया, थोड़ी सी गलती की, वो लेबल करना भूल गई कि कौन सा वाला एसिड था, कौन सा वाला बेस था। तो अब गलती तो उसने कर दी है, गलती तो उसने कर दी है, अब उस गलती को कैसे ठीक किया जाए, मतलब वो कैसे पता लगाएगी कि एसिड है कौन सा बेस है। तो देखो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लिटमस पेपर यूज कर ले, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है। तो अब वो थोड़ा सा संशय में आ गया, यार अब क्या करूं, लिटमस पेपर तो है ही नहीं। तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरे बहुत सारी टेक्निक है अभी जो इंडिकेटर्स पड़े, फिनोल्फथलीन ले लो। अगर मैं फिनोल्फथलीन यूज करता हूं, अगर मैं फिनोल्फथलीन यूज करता हूं तो एक चीज तो कंफर्म है कि पिंक कलर जिसमें आ जाएगा वो बेस है, और जिसमें कलरलेस रहेगा वो एसिड है। तो इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से, कलरलेस और पिंक कलर। पिंक कलर आएगा किसमें, बेस में, और कलरलेस रहेगा किसमें, एसिड में। तो ऐसे वो लेबलिंग दोबारा कर सकती है चेक करके। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ये टेक्निकल क्वेश्चन था एक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिएक्शंस पे। अब इसकी रिएक्शंस वाले पार्ट में से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं, रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहला है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अब जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो देखो दो चीजें होती है, एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, और दूसरा बनता है सॉल्ट। अब जैसे मैं आपको एक दिखाऊं, ठीक है, जैसे मैं सपोज करो H2SO4 की रिएक्शन करा दूं जिंक से, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बार।
अब ये ZnSO4 जिंक सल्फेट भी एक सॉल्ट है। वहीं अगर मैं HCl की भी कराऊं अगर Zn से, तो क्या बन रहा है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक सॉल्ट बन रहा है। तो यानी कि एक चीज क्लियर है, एसिड प्लस मेटल करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल से। अब मेटल से जब बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पर भी हमें क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और सॉल्ट मिलता है। जैसे NaOH की रिएक्शन कराओ Zn से तो देखो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये एक चीज हो गई। अब एक क्वेश्चन देख लो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जिंक मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, या नहीं अभी दिया नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है, रुको। अ गैस इज इवॉल्व विच इज यूटिलाइज द हाइड्रोजन ऑफ ऑयल, नेम द गैस इवॉल्व विच द केमिकल इक्वेशन ऑफ द, चलो HCl ले लूं अगर मैं, सपोज करो, इसने दिया तो है नहीं कि कौन सा एसिड लेना है, मैंने खुद से ले लिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते थे। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3 कोई सा भी ले सकते थे, मैंने HCl लिया। यहाँ बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, इसको बैलेंस भी कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो आंसर तो हो गया हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन वो भी मैंने लिख के दिखा दी, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अब एसिड और बेस एक साथ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार कर लो। इसमें देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है, क्योंकि कौन सी रिएक्शन आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो उसमें सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये देखो, ये रही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सबसे बढ़िया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनेगा, न्यूट्रल। अब देखो HCl और NaOH की रिएक्शन कराई तो NaCl प्लस H2O बनेगा, ठीक है ना, यहाँ बन गया। अब ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, सबको पता है, और ये वाटर है। तो यानी कि जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिलके क्या बनाएंगे, एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। ये ध्यान रखो, एसिड और बेस में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही सॉल्ट बनेगा। सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ, बेस वीक ले रहा हूँ, तो एसिडिक सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ, वीक एसिड ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस दोनों सेम है, अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो न्यूट्रल। और अगर दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाले केस आप ऐसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाला इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी एसिड की मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हो तो वहां पर देखो हमें सॉल्ट देखने को मिलता है, और दो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ये याद रखने, एक तो वाटर होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये दोनों याद रख लो। देखो मेटल कार्बोनेट की जब रिएक्शन कराएंगे एसिड से तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ये याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बाहर निकलेगा, यानी CO2 और H2O तो निकलेगा, बाकी जो बचा वो लिख दो, वही सोल्ट हो जाएगा। ये आसान तरीका है। जैसे HCl की Na2CO3 से अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ऐसी अगर मैं HCl की रिएक्शन NaHCO3 से कराऊं तो देखो पहले CO2 H2O बाहर निकाल दिया, बचा क्या, एक Na बचा और एक Cl बचा, बस, तो NaCl खत्म। थोड़ा फास्ट लग रहा है, मैं जानता हूँ फास्ट करा रहा हूँ। जिसको डिटेल लेक्चर चाहिए इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार जाके देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जैसी मैं CO2 से रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है। ये एक रिएक्शन है लाइमस्टोन वाली, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है, लाइम वाटर वाली। ये रिएक्शन भी अच्छी है। अब अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और H2O को दोबारा मिलाऊं तो कैल्शियम क्या मिल रहा है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिल रहा, कैल्शियम HCO3 का होल ट्राइज मिल रहा है। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद रख लो, ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। ये ऊपर वाला केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बेस प्लस मेटल कार्बोनेट कभी भी आ जाए, हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी भी आ जाए, तो आपको याद रखना है कि बेसिस उससे रिएक्ट नहीं करते। तो ये तो आपके लिए और आसान हो गया कि आपको बेस का केस याद ही नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब देखो जब भी हमारी मेटेलिक ऑक्साइड बनती है, या तो वो बेसिक बनती है या तो वो एसिडिक बनती है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। या तो एसिडिक बनेगी या बेसिक बनेगी। अब एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है और बेसिक ऑक्साइड कौन सी है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है, इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं बेस, जब बेस अपनी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो एसिडिक होती है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है, जब मेटल बनाते हैं, यानी कि
चलो और आसान तरीके से समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो जो भी मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होती है, बेसिक होती है। ठीक है, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है। और मेटल नॉन मेटल जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो तब आप और अच्छे से पढ़ पाओगे इस चीज को कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक क्यों होती है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक क्यों होती है। ये चीज आप तब भी पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए आप मेटल वाला केस याद कर लो कि मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड क्या होता है। ठीक है, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब हमारी बेसिक है। ठीक है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल है ना कैल्शियम, यहाँ भी मेटल है ना मैग्नीशियम, सिंपल सी बात है मेटेलिक ऑक्साइड है। जब इसकी रिएक्शन मैंने एसिड से कराई तो क्या बना, सॉल्ट प्लस H2O बना। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई मैंने HCl से, क्या बना, CaCl2, ये सॉल्ट हो गया और H2O बाहर हो गया। तो सिंपल है, जब भी मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, ये बनता है। और बच्चों को जिनको दिक्कत आ रही है ना कि एसिडिक ऑक्साइड कब बनेगी, बेसिक ऑक्साइड कब बनेगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कब बनेगी, वो आपको पता चल जाएगा मेटल नॉन मेटल जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपने पढ़ ही रखा होगा। अब तो आप सब पढ़ चुके होंगे ना, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब पहले से आप सब पढ़ चुके हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है। ऐसी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है, ऑब्वियस सी बात है ना। एसिडिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सी होती है, एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो इसमें क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO2 है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड। अब जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा बेस से, अब बेस मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, NaOH ले लो, KOH ले लो, कुछ भी ले लो, आपके ऊपर है। अब जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन इससे कराई क्या बनेगा, पहले तो H2O बाहर निकाल दो, जो बचा वो लिख दो। देखो H2O बाहर निकालते हैं, यहाँ से एक O बचा, यहाँ दो तीन और C, और ये Ca, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिल रहा है और यहाँ भी सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिल रहा था, कोई भी चेंज नहीं था। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस। ये याद करने के लिए दे रखा है कि बेसिस की ये आप फास्ट ट्रैक में याद कर सकते हो, 5 रिएक्शन है। बेस प्लस मेटल करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं तो भी कोई रिएक्शन नहीं मिलती। ठीक है, बेस प्लस एसिड करते हैं तो वो तो सबको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, और बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से क्यों करा रहे हैं बेस की, क्यों, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक होती है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक। तो ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड या H2O। अब एसिड की देख लो, ऐसी पांचों रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ी। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट करते थे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मिलता था। एसिड प्लस मेटल करते थे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता था। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करते थे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलता था। ऐसी एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड करते थे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता था। एसिड प्लस बेस, ये तो सबको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। जल्दी से देखो, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब देखो स्ट्रेंथ, जो भी है हमारी एसिड हो या बेस हो, उसकी अगर स्ट्रेंथ मुझे चेक करनी है तो उसके लिए मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करता हूं। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये हमारी डिफरेंट कंसंट्रेशन चेक करता है H पॉजिटिव की। अब हम आ गए कंसंट्रेशन वाले पार्ट पे, अब हम पढ़ेंगे पीएच को। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीएच पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिए हैं, राइट द वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैनुअल्स। अब देखो जैसी HCl जिंक ग्रैनुअल यानी Zn से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इसको बैलेंस कर दो। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम। अच्छा ये सल्फ्यूरिक था, मैं HCl से क्यों लिख रहा हूँ फिर, ये सल्फ्यूरिक था तो देखो H2SO4 से होगी, H2SO4, यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस H2। हाँ अब ठीक है, यह है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन यानी Mg। अब क्या बन जाएगा, देखो MgCl2 बन जाएगा एक तो, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये वाला था, ये बी हो गया। अब सी देखो, सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, H2SO4 की रिएक्शन करा दो एल्यूमिनियम से, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बनाएगा, इसको डिस्प्लेस करके Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट थी। डी में देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग,
आयरन फिलिंग यानी Fe से रिएक्ट कराओ। मेटल की रिएक्शन एसिड से क्या बनता था? सॉल्ट प्लस H2। ठीक है ना? ये सारे आपके वही है, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन वाले ही हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ ही चुके हैं। बैलेंसिंग का काम आपका है, बैलेंसिंग आप कर लिया करो। जैसे यहाँ पर बैलेंस करना था तो क्या करेंगे? ठीक है, Al2 और SO4 का होल थ्राइस, ये 3H2 है तो यहाँ पर भी 3H2। ठीक है, पीएच स्केल आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पीएच स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, पीएच स्केल यूज किया जाता है क्या? एसिड और बेस चेक करने के लिए। जिसका पीएच 0 से 7 के बीच में होता है, या जीरो से ज्यादा, 7 से कम होता है, 6 तक होता है, वो एसिड होता है। और 7 से आगे वाला क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। ये होता है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ बीच में आ गया 7, यहाँ था 0, यहाँ था 14। यहाँ ऐसे स्केल में ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब देखो, जो 0 से 7 तक है ये क्या है? एसिडिक एसिड। और फिर यहां से यहां तक 7 के बाद वाले क्या है? बेस है। और 7 पे क्या है? न्यूट्रल है। 7 पे न्यूट्रल है। वाटर का भी अगर आप देखोगे पीएच तो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप समझ गए न्यूट्रल कब आएगा? जब 7 होगा। अब देख लो, है ना, न्यूट्रल कब होगा? जब 7 होगा। और लेस देन 7 क्या हो जाएगा? एसिडिक। और ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब 0 से 1 2 3 तक तो अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 3 के बाद क्या हो जाएगा? वीक एसिड होने लगेगा। ऐसी अगर मैं यहाँ पर देखूं, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी 8 9 10 तक ये वीक बेस रहेगा, लेकिन 11 12 13 14 पे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेस के केस में वैल्यू हाई होनी चाहिए, एसिड के केस में वैल्यू कम होनी चाहिए, ये याद कर लो। अब एक क्वेश्चन है, ये देखो, 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी ई एंड ई when tested with universal indicator shows pH as 4 1 11 7 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic और weakly alkaline? अभी देखो, अभी मैंने बताया, ये 5 केस मुझे दिए हुए हैं ना, 4 1 7 9 11। अब देखो, इसमें न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल तो पहले ही पता है 7 पे होगा। ठीक है, डिबेट ही खत्म, 7 पे ही न्यूट्रल होता है और कहीं होता ही नहीं। स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा होगा? देखो, एल्कलाइन का मतलब है कि उसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे हाई वैल्यू किसकी है पीएच की? 7 या 11 या 9? 11। तो 11 पे होगा स्ट्रांगली एल्कलाइन। स्ट्रांगली एसिडिक कब होगा? जब वैल्यू बहुत कम होगी। सबसे कम वैल्यू किसकी है? 1। तो इसका आंसर हो गया 1। अब देखो, वीकली एसिडिक होगा, उसकी वैल्यू 3 से 6 के बीच में या फिर 3 से 7 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर 4 आ रहा है तो बस वही हो जाएगा। ऐसी वीकली एल्कलाइन कौन होगा? जिसकी वैल्यू 7 से 10 तक होगी। अब देखो, 7 से ज्यादा, 10 से कम, 9। तो ये वीकली एल्कलाइन। तो इस टाइप से आप कर लोगे। बताओ क्लियर है कि नहीं? बस यही तो करना था। तो आज का ये लेक्चर खत्म होता है। बहुत ही मजा आया आपके साथ आज, और हमने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब आप कमेंट करके बताओ आपको और कौन से चैप्टर का रैपिड रिवीजन चाहिए, मैं उसी चैप्टर का रैपिड रिवीजन लेकर आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।